नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आसना की कि आसन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है या फिर उसके कितने टाइप्स हैं। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जितने भी यौगिक टेक्स्ट हैं उनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितने प्रकार के आसन बताए गए हैं। वैसे तो हठ योग के अनुसार जितनी हमारी योनियां हैं 84 लाख योनियां हैं उतने ही आसन माने गए हैं। लेकिन अलग अलग यौगिक जो हठ योगिक ग्रंथ हैं उन्होंने अलग अलग आसनों को डिफ़ाइन किया है और कुछ आसनों को उन्होंने मेन मानकर ही उनकी आगे चर्चा की है, उनको डिफ़ाइन किया है। तो जैसे हठ योग जो प्रदीपिका है जो 15th सेंचुरी का एक ग्रंथ है, उसमें 15 आसनों की चर्चा की है। और जो घेरण संहिता है 17th सेंचुरी में जो लिखी गई उसमें 32 आसन के बारे में बताया गया है। और जो हठ रत्नावली है उसमें जो 17th सेंचुरी का ही ये एक ग्रंथ है जिसमें 84 आसनों की बात की है। तो इस प्रकार अलग अलग यौगिक टेक्स्ट में अलग अलग टाइप के और अलग अलग संख्याएं जो है आसनों की वो दी गई हैं। तो जो मॉडर्न यौगिक टेक्स्ट है उनके अंदर और ज़्यादा वेरिएशंस लेके आए हैं। और जैसे कि BKS आयंगर की जो लाइट ऑन योगा बुक है उसके अंदर 200 आसनों का वर्णन किया गया है। तो इसी प्रकार बहुत सारे आसन्स हैं, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस की गई हैं, उनके अंदर वेरिएशंस लाई गई हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे आसन हैं और उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अनाटोमिको फिजियोलॉजिकल फीचर्स। जो आसन है उनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले है कल्चरल और करेक्टिव आसनास, सेकंड है रिलैक्सेटिव आसनास और जो थर्ड है वो है मेडिटेटिव आसना। हम बात करें कल्चरल आसन की, तो जो कल्चरल आसन है उनका क्या काम है, वो हमारी जो बॉडी और जो माइंड है उसको रिकंडीशन करते हैं, हमारी बॉडी और माइंड के अंदर एक स्टेबिलिटी लेके आते हैं, एक पीसफुलनेस और एक सेंस ऑफ वेलबींग जो हमारे अंदर प्रोड्यूस होती है कल्चरल आसन करने से। जो कल्चरल आसन है उसका कुछ आगे भी कुछ मेन फंक्शंस जो हैं कल्चरल आसन के वो इस प्रकार हैं कि कोई भी पोस्चरल डिफेक्ट अगर हमारी बॉडी के अंदर है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जैसे कि किसी को भी कोई लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम है या कोई स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से फ्लैट फीट, नोक नी, तो इस तरह की कोई भी पोस्चरल डिफॉर्मिटी अगर हमारी बॉडी के अंदर अकर कर रही है तो उसको कल्चरल आसनों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। जो सेकंड इसका फंक्शन है मेन, वो ये है कि जितना भी हमारी बॉडी पार्ट्स हैं जो फंक्शनिंग होती है जितने भी सिस्टम्स की, चाहे वो हमारा रेस्पिरेटरी है, स्केलेटल है, मस्कुलर सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट सिस्टम है या फिर हमारा नर्वस सिस्टम है, तो जितने भी अगर इनमें डिस्टरबेंस हमारा क्रिएट हुआ है तो उन सबको भी कल्चरल आसनों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। सेकेंडली जो इम्प्रॉपर मसल टोन है उसको भी कल्चरल आसनों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ जो मेंटल एटीट्यूड है उसको भी मेंटेन किया जा सकता है क्योंकि जो आसन है वो एक साइको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मेंटेन रखती है और एक अच्छा हमारा जो बॉडी का मेंटल और जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको उसके अंदर एक सुधार लेके आती है। अब जो सब डिवीज़न है करेक्टिव आसना का वो उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले वो आसन आते हैं जो हमारे स्पाइनल कॉलम के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं जो स्पाइनल कॉलम या फिर हम इसको वर्टिब्रा कॉलम भी बोल सकते हैं। तो जितने भी आसन जो हमारे स्पाइनल कॉलम पे काम करते हैं वो इस डिवीज़न के अंदर हमने रखे
रखे हैं। तो जैसे कि जो इस ग्रुप में जो आसन है वो मेनली कहाँ पर काम करते हैं, जो भी हमारे जॉइंट्स हैं स्पाइनल कॉलम के, या कोई लिगामेंट्स है या कोई भी मसल्स, या कोई नर्व जो हमारे स्पाइनल कॉलम से संबंधित है, उसके ऊपर ये आसन काम करते हैं। तो ये आसन कौन कौन से हैं, जैसे कि उष्ट्रासन है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो पूरी स्पाइनल कॉलम है उसमें एक हमने कर्व दिया है पीछे की तरफ, एक आर्क आई है हमारी कमर के अंदर। जो सेकंड आसन है वो शलभासन है, उसके अंदर भी हमारी पूरी जो स्पाइनल कॉलम है वो इफ़ेक्ट हो रही है। धनुरासन है, चक्रासन है, इसमें इन चारों के चारों आसन के अंदर जो हमारी स्पाइनल कॉलम है वो पूरी की पूरी रोटेट हो रही है पीछे की तरफ। इसमें हम बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं। तो ये जितनी भी हमारी स्पाइनल कॉलम से जुड़ी हुई जितनी भी मसल्स है या हमारी जितनी भी नर्व्स हैं, हमारी जो मसल्स टेंडन्स जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी पार्ट्स उससे एसोसिएट करते हैं, उन सब के ऊपर ये एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है, उनको स्ट्रेंथन करता है, जो ब्लड की सप्लाई है वो यहाँ पर बढ़ा देता है, और जितने भी इनसे रिलेटेड हमारे डिसऑर्डर है उनको क्योर करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं उन आसनों की जो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर काम करता है। रिसेप्टर्स क्या है? ये एक नर्व इम्पल्सेस होती हैं जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से हमारे ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि क्या एक्टिविटी टेक प्लेस हो रही है उस पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर। तो जो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी लोकेशंस वो क्या हैं? पहला है एक्स्ट्रो रिसेप्टर्स, जो कि हमारी स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। सेकंड है विसरो रिसेप्टर्स, ये हमारी जो ऑर्गन्स है, विसरो का मतलब ही होता है कि जो गहराई के अंदर हो। तो जो विसरल हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारा किडनी हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि स्टमक हो गया, तो जितने भी विसरल ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन्स के जो सरफेसेस है उसके ऊपर जो विसरो रिसेप्टर्स है वो पाए जाते हैं। थर्डली हम बात करते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स की। तो जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हमारी स्केलेटल मसल्स या टेंडन्स या फिर जितने भी जॉइंट्स हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है? पहले जो आसना वर्किंग ऑन प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। तो जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स है उनका काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को बताते हैं कि मसल्स को बताते हैं कि उसको कितना स्ट्रेच करना है, कितने उसके अंदर कितना उसको टेंस्ड होना है, कैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो ये सारी जितनी भी प्रोसेस है ये प्रोप्रियोसेप्टर्स के द्वारा ही होती है। तो ये जो आसन हम बात करेंगे वो स्टिमुलेट करते हैं हमारे प्रोप्रियो रिसेप्टर्स को। तो पहला आसन हम यहाँ देख रहे हैं बद्ध पद्मासन है, जो कि हमारे जॉइंट्स और मसल्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, जैसे कि नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, उन सब के ऊपर जो बद्ध पद्मासन है वो इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ से जो एक स्टिमुलेशन जो है वो ब्रेन तक जाता है कि क्या एक्टिविटी हमारी जो जॉइंट्स और जो हमारी स्केलेटल मसल्स है उनके अंदर आई है। ऐसे ही हमारा जो सुप्त वज्रासन है वो भी हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे हमारे जॉइंट्स को ये इफ़ेक्ट कर रहा है। इसमें शोल्डर, एल्बो, नी और हिप जॉइंट, साथ ही साथ इसमें स्पाइनल कॉलम भी हमारी इफ़ेक्ट हो रही है। और जो थर्ड आसन यहाँ पर है वो है गोमुख आसन। जो गोमुख आसन है उसमें भी हमारे डिफरेंट बॉडी के जो हमारे जॉइंट्स हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक आसन है जो प्रोप्रियोसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ एक और आसन है जैसे कि ये हमने यहाँ पर लगाया है, ये है मत्स्य आसन। पूर्ण मत्स्य आसन है ये, और इसके अंदर भी हमारे जो जॉइंट्स हैं और जो हमारे
लिगामेंट्स है, हमारी जो स्केलेटल मसल्स है वो स्टिमुलेट हो रही है। तो यहाँ पर हमने कॉमनली उन आसनों की बात की है जो हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स को अफेक्ट करती है, उनको स्टिमुलेट करती है। और इनके स्टिमुलेशन से क्या होगा, हमारी जो ब्रेन तक एक मैसेज जाएगा कि क्या क्या हमारी बॉडी में चेंज आया है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव चेंज एक देखने को मिलता है। हमारी जो मसल्स है, जो हमारी जॉइंट्स हैं, वहाँ पर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होगा, उनके अंदर जो उनकी मूवमेंट है वो प्रॉपर हो पाएगी, और किसी भी प्रकार का वहाँ पर स्ट्रेन या फिर स्ट्रेस हम लोग फील नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन आसनों की जो हमारे विस्रो रिसेप्टर्स पर काम करते हैं। जो विस्रो रिसेप्टर्स है उनको बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो जो बैरो रिसेप्टर्स है उनका काम क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमने पिक्चर लगाई है हार्ट की, ये एक विसरल ऑर्गन है। तो किसी भी प्रकार का चेंज हमारे हार्ट के अंदर, जैसे कि कोई अगर हमें पेन फील हो रहा है, कोई प्रेशर फील हो रहा है, या कोई भी केमिकल चेंज अगर आया है, तो जो बैरो रिसेप्टर्स इसके ऑर्गन के ऊपर लगे हुए हैं, ये डायरेक्ट एक मैसेज पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन तक। हमारे ब्रेन तक ये एक मैसेज देंगे जो रिसेप्टर्स हैं कि क्या चेंज आया है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ से जो केमिकल मैसेंजर्स है वो निकलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग एक चेंज लेंगे कि किस प्रकार उसको टैकल करना है, किस प्रकार उस पेन को झेलना है। तो ऐसे कई चीज़ें हमारी इम्पल्सिस के थ्रू जो सेंसरी ऑर्गन्स है उन तक पहुंचेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन से वो आसन हैं जो हमारे विस्रो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पवन मुक्तासन की, जो डायरेक्टली हमारे जो विसरल ऑर्गन्स है उनको स्टिमुलेट करता है। तो जो विसरल ऑर्गन्स है वो जितने भी हमारे एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमिन कैविटी या फिर हमारी थोरेसिक कैविटी उसके अंदर आते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, हमारा लंग्स है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा स्टमक है, हमारी जो वो किडनी है, हमारी ब्लैडर है, ये सब जितने भी ऑर्गन्स हैं ये हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं। तो जैसे कि हम इस आसन में देख सकते हैं कि हमने पैरों को फोल्ड करके अपनी चेस्ट तक हम इसको लेके गए हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन्स है उन पर एक इफ़ेक्ट पड़ेगा सीधा का सीधा, और जो रिसेप्टर्स है, विसरो रिसेप्टर्स हैं, वो स्टिमुलेट होंगे, और स्टिमुलेट होकर ये हमारे ब्रेन तक एक मैसेज देंगे, और उसके जो मैसेज देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर एक चेंज आएगा। तो ऐसे ही हमारी जो हल आसन है उसके उसके अंदर भी हमारे जो विसरो रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट होंगे, क्योंकि हमारी जो स्टमक है, हमारी जो थोरेसिक रीजन है, वहाँ पर सीधा सीधा इस आसन में इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और हमारा जो पश्चिमोत्तान और हमारा मयूर जो आसन है वो भी हमारे विसरो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, और वहाँ जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स है वहाँ पर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं, और एक उनकी जो फंक्शनिंग है उनको प्रॉपर करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अब हम बात करते हैं उन आसनों की जो हमारे वेस्टिबुलर ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट डालते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वेस्टिबुलर ऑर्गन्स कौन से होते हैं। जो वेस्टिबुलर ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के बैलेंस में हेल्पफुल होती है, कि जितने भी वेस्टिबुलर ऑर्गन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस बात के लिए कि वो हमारे ब्रेन तक एक मैसेज पहुंचाते हैं कि किस तरह हमारी बॉडी को
एक्शन लेना है, किस प्रकार वो मोशन में आएगी, और किस प्रकार की हमारी पोजीशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ हम कैसे बॉडी को स्टेबलाइज कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर एक बैलेंस ला सकते हैं। तो ये जितनी भी सारी मूवमेंट है बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने की, ये हमारी वेस्टिबुलर ऑर्गन के द्वारा होती है। और जो वेस्टिबुलर ऑर्गन है वो हमारे कान के अंदर पाया जाता है। तो जो वेस्टिबुलर ऑर्गन है उसको जो आसन इफ़ेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? वो सारे ऑर्गन्स हैं जो हमारे डायरेक्ट जो ब्लड का फ़्लो है वो ब्रेन तक लेके जाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जो शीर्षासन है, हमारा जो सर्वांग आसन है, बक आसन है, और जो वृश्चिक आसन है, इन सब आसन में एक कॉमन बात है कि जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, जो ब्लड का फ़्लो है, वो ब्रेन की तरफ जा रहा है, और ब्रेन के साथ ही साथ हमारे कान की तरफ भी इसका जो फ़्लो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी जो वेस्टिबुलर ऑर्गन्स है वो स्टिमुलेट होंगे और ब्रेन तक एक मैसेज पहुँचाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारी एबिलिटी है बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने की, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगी, और जो हमारा बैलेंस है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जो हमारी बॉडी फंक्शन है वो काफ़ी हद तक सुधार उसके अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं रिलैक्सेटिव आसन की। तो रिलैक्सेटिव आसन वो आसन है जो हमारी बॉडी को एक डीप रिलैक्सेशन देते हैं, साथ ही साथ हमारी माइंड को भी एक डीप रिलैक्सेशन ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो बेसिकली दो आसन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन देते हैं। सबसे पहले है शवासन और दूसरा है मकर आसन। तो यहाँ पर जो हम पिक्चर देख रहे हैं वो है मकर आसन की। इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो पूरे तरीके से रिलैक्स हो जाती है, किसी भी तरह की मूवमेंट इसमें नहीं होती, और जो ब्लड का सर्कुलेशन है मकर आसन में वो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है, और कोई भी इसमें एक्स्ट्रा किसी भी मसल या किसी भी बॉडी ऑर्गन पे किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार ये हमारी बॉडी और माइंड को एक डीप रिलैक्सेशन देती है। और ऐसे ही हम बात करें अगर शव आसन की, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स देने के लिए। ये क्या करता है, हमारी जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बहुत ही धीमा कर देता है, बहुत ही इजी कर देता है उसको, और जो हमारी हार्ट रेट है उसको भी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं होती है। एक शव के समान हम इसके अंदर लेट जाते हैं अपने हथेलियों को आसमान की तरफ करके, और बिल्कुल ही बॉडी को लूज छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी कम हो जाती है, हमारी जो हार्ट रेट है वो भी कम हो जाती है, साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी डिक्रीज़ होती है। मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल एक रिलैक्स पोजीशन में चली जाएगी। और जो शव आसन है उसको करते हुए हम क्या करते हैं, जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है उसको फॉलो करते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या है कि जब हम लेटे हुए श्वास ले रहे होते हैं शव आसन के अंदर, तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो एब्डोमेन है वो ऊपर की तरफ उठता है, और जैसे ही हम सांस को निकालते हैं हमारा जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो एब्डोमेन है वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार हम जब शवासन करते हैं तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग के ऊपर हम ध्यान देते हैं। इससे हमारी जो बॉडी और माइंड है उसका ध्यान जो है पूरा हमारे ब्रीदिंग के ऊपर रहता है। जब पूरा ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर होगा तो क्या होगा, हम प्राण धारणा को प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्राण धारणा क्या है कि हमारी जो ब्रीदिंग है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन जो है, हम उसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे कि कैसे हमारी जो श्वास है वो नोस्ट्रिल के अंदर से होते हुए चेस्ट के अंदर चली जाती है, लंग्स के अंदर चली जाती है, और कैसे लंग्स से हमारी जो श्वास है वो बाहर निकल रही है। तो इससे क्या होता है कि
हम अपनी अवेयरनेस को विड्रॉ कर लेते हैं जितने भी ग्रोस एस्पेक्ट्स हैं अपनी बॉडी के, और उन ग्रोस एस्पेक्ट से हटाकर अपनी अवेयरनेस को हम सूक्ष्म फंक्शन जो हैं बॉडी के उसके ऊपर हम अपनी अवेयरनेस को लगाते हैं। तो जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ अग्रसर हो जाती है। अगर हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक विटनेस का भाव आता है। विटनेस का भाव कैसे आता है कि हम अपनी बॉडी को एक अलग आइडेंटिटी मान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम एक साक्षी भाव हमारे अंदर आता है। हम बॉडी को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं कि क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे हैं और कैसे हमारी श्वास जो है बाहर आ रही है, अंदर जा रही है। तो हम एक विटनेस होते हैं एज अ थर्ड पर्सन जो हमारी बॉडी को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो थॉट्स जो हमारे विचार हैं उनके अंदर कमी आएगी कि हमारे जो विचार हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल कर पाएंगे। और एक जो जितने अगर हमारे विचारों के ऊपर कंट्रोल आएगा तो उतना ही हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स होगा, साथ ही साथ हमारी बॉडी भी इसके अंदर एक डीप रिलैक्सेशन के अंदर चली जाएगी। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो हमारी जो रिलैक्सेटिव आसन है मकर आसन और शव आसन, वो कैसे हमारी बॉडी और माइंड को एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिटेटिव आसना की। जो मेडिटेटिव आसन है वो बेसिकली 4 टाइप के हैं, पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन और वज्रासन। और ये जो आसन है ये हमारी जो मेडिटेशन है उसको करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जो हमने बात की कल्चरल और रिलैक्सेटिव आसन की, वो क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी और माइंड है उसको स्टेबलाइज कर देते हैं, उसको ट्रैंक्विलाइज्ड कर देते हैं, जो कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मेडिटेशन को करने की। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा एम होता है आसन करने का, वो होता है कि जो अदर कंपोनेंट है, जो फर्दर जो हमारे कंपोनेंट आते हैं योगिक करिकुलम के आसन के बाद के, चाहे वो प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है या ध्यान है, उसको करने के लिए हमारी बॉडी को हम फैसिलिटेट करते हैं। तो यही एक एम होता है। तो मेडिटेशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की, वो हम कल्चरल और रिलैक्सेटिव आसनों के थ्रू गेन कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेडिटेटिव आसन आते हैं वो क्या करते हैं, फर्दर जो हमारी कंसंट्रेशन पावर है उसको इन्हेंस करते हैं, ताकि हम मेडिटेशन करने हमारी जो बॉडी है वो मेडिटेशन करने के लिए फैसिलिटेट हो सके और पूरे तरीके से हम अपनी बॉडी को तैयार कर सके, अपने माइंड को प्रिपेयर कर सके मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेटिव आसना की अगर हम एनाटमी की बात करें, इसमें क्या होता है, हमें एक ट्रायंगुलर बेस प्रोवाइड होता है। जैसे कि हम फर्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं जिसमें पद्मासन लगाया है कि जो हमारी नीचे का जो पार्ट है वो एक बेस प्रोवाइड कर रहा है हमें, और जो ऊपर का पार्ट है वो ऐसे लग रहा है कि पूरा एक ट्रायंगुलर शेप हमारी बॉडी की आ गई है। तो जो ट्रायंगुलर बेस है वो हमारी जो टांगे हैं वो प्रोवाइड करवा रही हैं। इससे क्या होता है कि एक स्टेडी और स्टेबल फाउंडेशन हमारी जो अपर बॉडी है उसको मिल जाता है बैठने के लिए। और जब भी अगर ये जो फाउंडेशन है हमारी बॉडी का, जो एक ट्रायंगुलर हमें बेस मिला है बैठने के लिए, उससे क्या होता है कि अगर हम मेडिटेशन करते हुए हमारी बॉडी अगर अपना ध्यान भी खो देती है, अपनी बॉडी अपनी जो सेंस है वो लूज़ कर देती है, तो ये हेल्प करता है कि हमारी जो सबकॉन्शियस जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर सके। कैसे कंट्रोल करेगा कि जो हमारा पद्मासन, अगर हम पद्मासन लगाकर बैठते हैं, इससे क्या होता है, जो ब्लड का पूरा फ्लो है वो सैक्रल और लंबर रीजन की तरफ ज़्यादा होता है। लंबर और सैक्रल रीजन की तरफ अगर हमारा ब्लड का फ़्लो है वो ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, जो उनसे एसोसिएटेड जितनी भी नर्व्स हैं
वो उतना ज़्यादा अच्छा कार्य करना शुरू कर देंगी। और जो हमारी जितनी भी सब कॉन्शियस एक्टिविटी है उनको कौन कंट्रोल करता है? जो हमारा ब्रेन का जो लोअर पार्ट है, जो हमारी ब्रेन स्टेम है, वो हेल्प करती है सब कॉन्शियस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। तो जो उन सब कॉन्शियस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जो उनसे एसोसिएटेड नर्व है, वो सैक्रल और जो हमारी लंबर रीजन की जितनी भी नर्व है वो उनसे ही कनेक्टेड होती हैं। तो जितनी भी जो हमारी सब कॉन्शियस एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करने में, जैसे कि हमारी मस्कुलर एक्टिविटी है उसको कैसे सीधा रखना है, जितनी भी हमारी हार्ट रेट है, हमारी जो एब्डोमिनल रीजन में जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है, तो ये जितने भी सब कॉन्शियस एक्टिविटी है वो कंट्रोल हमारी बॉडी है वो इजीली कर पाती है। तो इसीलिए जो पद्मासन माना गया है वो बहुत ही उत्तम माना गया है किसी भी मेडिटेशन को फॉलो करने के लिए। और जो मेडिटेटिव पोस्चर है उसको करने के लिए हमारी जो बैक रीजन है, हमारा जो भी हमारा स्पाइनल कॉलम है उसको स्ट्रेट कैसे रखा जाए, उसको बिल्कुल इरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इरेक्ट करेंगे तो उससे हमारा एक्सेस स्ट्रेस जो है वो हमारी स्पाइन के ऊपर पड़ेगा। वो हमें एक्सेस स्ट्रेस जो है वो उसके ऊपर नहीं डालना है। इसलिए जो हमारी नेचुरल कर्व, जो हमारी 4 नेचुरल कर्व होती हैं सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और पेल्विक रीजन में, जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो ये इनको प्रिजर्व रखकर ही हमें मेडिटेटिव पोस्चर के अंदर बैठना होता है। और ये क्या करती हैं, ये जितनी भी कंप्रेशन होगी, अगर हम इसको इरेक्ट करेंगे, यानी कि अगर हम इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालेंगे तो हमारी जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो कंप्रेस हो सकते हैं और जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है वो उनके ऊपर पड़ सकता है। लेकिन अगर हम इसको जो इसके 4 नेचुरल कर्व है उनको अगर प्रिजर्व कर रहे हैं तो क्या होगा, कोई भी कंप्रेशन जो है एब्डोमिनल ऑर्गन्स के अंदर वो नहीं आएगा, या कोई भी मसल्स है वो भी कंप्रेस फील नहीं करेंगी। और जो एक हेल्दी ब्रीदिंग एक्टिविटी है वो हम अपना सकेंगे। और साथ ही साथ जो मेडिटेटिव पोस्चर के अंदर अगर हम अच्छे से उसको मेंटेन किए हुए हैं तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव जो भी ट्रैक है, वो भी अपनी जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली कैरी कर सकता है। और जो हमारे पोजीशन होती है मेडिटेटिव आसन में हाथों की, वो एक ब्रैकेट की तरह हमारी जो घुटने हैं उनके ऊपर टिकी होती है, और ये हमारी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि हमें बैठने में कोई भी परेशानी नहीं होती है और हम कंफर्टेबली इसके अंदर बैठ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमें अपनी हेड, नेक और रेस्ट ऑफ द जो बॉडी है उसको एक लाइन में मेंटेन करना है, ताकि वो स्टेबल हो सके और एक स्टेडी कंडीशन को अचीव कर सके। अगर हमारी जो बॉडी है वो एक लाइन में मेंटेन होगी, जो अपर पार्ट है वो एक लाइन में मेंटेन होगा, उससे क्या होगा, जो थोरैक्स रीजन है उसके अंदर उसका जो डायमीटर है उसके अंदर चेंज आएगा। जैसा कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, जो डायमीटर है वो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के टाइम हमारा चेंज होता है। इंस्पायरेशन के टाइम जो हमारा थोरैक्स रीजन का डायमीटर जो है वो बढ़ जाता है, और जब भी डायमीटर बढ़ता और घटता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम पर, तो जो सेंट्रल और ऑफ ग्रेविटी है वो भी शिफ्ट होती है, कभी आगे कभी पीछे, एक रिदमिकली फॉर्म में। तो एक रिदम में जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमारा क्या मतलब है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सेंटर है बॉडी का जिसके ऊपर हमारा जो एवरेज वेट है बॉडी का, वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके
उससे हमारा ये मतलब है कि जो भी हमारा बॉडी का वेट है, एवरेज बॉडी वेट है, वो उसके ऊपर ही लाई करता है। जैसे कि जब भी हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारा जो पूरा बॉडी का वेट है वो कहाँ लाई करता है, वो करता है हमारे एब्डोमेन रीजन के बिल्कुल सेंटर में। तो इसी प्रकार जो थोरेसिक पार्ट में ओसिलेशन आता है, ओसिलेशन का मतलब होता है कि एक रिदमिकली मूवमेंट जो कि आगे पीछे होती है। तो जब उसके अंदर एक चेंज आता है तो उससे क्या होता है, जो प्रोप्रियोसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट होते हैं। उनके स्टिमुलेट होने से क्या होगा कि जो हमारे स्ट्रेस रिफ्लेक्स, जितनी भी प्रोसेस है स्ट्रेस रिफ्लेक्स की मसल्स की, वो उसके अंदर देखने को मिलेगा। उसके अंदर एक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो होगा। उससे क्या होगा, जो स्ट्रेस रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी मसल्स की लेंथ है वो ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाती है। और इसके बढ़ने से क्या होगा कि हमारी जो नर्व है, मसल्स की जितनी भी उससे रिलेटेड नर्व हैं, उनकी जो एक्टिविटी है उनके अंदर एक सुधार आएगा। जो अगर नर्व की एक्टिविटी के अंदर सुधार आएगा तो उतनी ही प्रॉपरली हमारी जो बॉडी की जो फंक्शनिंग है, जो भी जॉइंट्स और मसल्स है, उनमें एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि जो द लोअर ब्रेन सेंटर्स कैन इजीली मेंटेन द पोजीशन ऑफ बॉडी बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अगर स्ट्रेस रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म के कारण ही जो हमारा लोअर ब्रेन सेंटर है, जो कि हमारी जितनी भी सब कॉन्शियस एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करता है, तो स्ट्रेस रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म के कारण ही हमारा जो ब्रेन है वो कैपेबल हो पाता है उन एक्टिविटीज़ को सस्टेन रखने के लिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पद्मासन हम कर रहे हैं वो मेडिटेशन के लिए कितना लाभदायक है, क्योंकि उसके करने से जो हमारा जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हम कहीं भी खो जाते हैं। और जो अगर हम अनकॉन्शियस भी हो जाए तो जो भी हमारा लोअर ब्रेन सेंटर है वो जो जितनी भी सबकॉन्शियस एक्टिविटी है उनको सस्टेन कर पाएगा पद्मासन के अंदर। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि पद्मासन के अंदर जो कार्डियो रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है, जो कार्डियो रेस्पिरेटरी रेट है वो रिड्यूस हुई है काफ़ी हद तक। क्योंकि जब भी हम पद्मासन लगाते हैं तो इससे हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि बॉडी का जो पोस्चर है, जैसे कि हम पद्मासन में देख रहे हैं कि जो हमारा घुटने से नीचे का जो पार्ट है, हमारी जो लेग्स है, वो हम मोड़ लेते हैं और थाइस के ऊपर उनको रख लेते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे घुटने हैं वहाँ पर एक बैरियर लग जाता है और वहाँ जो ब्लड का फ़्लो है वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट हो जाता है आके, और पूरा ब्लड का फ़्लो है वो हमारा घुटने तक ही रहता है और आगे जो उसका फ़्लो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो जो मसल्स की मूवमेंट है, अननेसेसरी कोई भी मूवमेंट जो पद्मासन में वो नहीं होती है। और उसके बाद क्या होता है, जब हम पद्मासन को खोलते हैं तो एक रिफ़्रेश और नरिश्ड ब्लड की सप्लाई जो है वो घुटने और जो टांगों के घुटने से नीचे का जो पार्ट है हमारी लेग्स का, उसके अंदर जो नरिश्ड ब्लड जाएगा और हमारे जो घुटने हैं, हमारी जो लेग्स है, जो जो हमारी काफ हैं, काफ मसल्स हैं, उनको एक अच्छी ब्लड की सप्लाई मिलेगी और किसी भी टाइप का उनके अंदर कोई भी पेन या स्ट्रेन हम लोग अवॉइड कर पाएंगे। तो ये हमने बात की थी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के जो आसन है वो क्या, उसके क्या टाइप्स थे। अब हम बात करते हैं कि बॉडी पोजीशन के अकॉर्डिंग आसनों का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। सबसे पहले है स्टैंडिंग आसना। तो जो भी खड़े होने वाले आसन हैं, बॉडी
अकॉर्डिंग टू बॉडी पोजीशन, उसको हमने स्टैंडिंग आसनों में रखा हुआ है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सारे के सारे आसन जो है वो स्टैंडिंग फॉर्म में ही किए गए हैं। नेक्स्ट जो बॉडी की पोजीशन है वो सिटिंग पोजीशन है। तो बैठकर जितने भी किए जाने वाले आसन हैं उनको इस कैटेगरी में रखा हुआ है। जैसे कि मत्स्येंद्र आसन है, गोमुख आसन है, हमारा भद्रासन है, हमारा हनुमान आसन है। तो जितने भी आसन हैं वो सिटिंग पोजीशन के आसन हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सुपाइन पोजीशन के आसन हैं। जब हम कमर के बल लेटकर जितने भी आसन करते हैं उनको हमने स्पाइन पोजीशन की कैटेगरी में रखा है। चाहे वो सर्वांग आसन है, हल आसन है, चक्रासन है, पवन मुक्त आसन है। तो ये जितने भी आसन हैं जो हम अपनी स्पाइन के ऊपर करते हैं, जहाँ पर हमारी जो स्पाइन है वो एज अ स्ट्रेच काम करती है, तो उस कैटेगरी में हमने इन आसनों को रखा है। नेक्स्ट हम बॉडी पोजीशन की बात करें तो वो प्रोन पोजीशन है। प्रोन पोजीशन में जितने भी हम आसन करते हैं उसको इस कैटेगरी में रखा हुआ है। पेट के बल किए जाने वाले जितने भी आसन होते हैं, जैसे कि धनुरासन, शलभासन, जो भुजंग आसन है, नौकासन है, विपरीत नौकासन है, तो ये सारे आसन जो हैं वो हमारी प्रोन पोजीशन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं उस कैटेगरी की जिसमें हमने आसनों को बॉडी मूवमेंट के बिहाफ पे बांटा हुआ है। इसके अंदर क्या आते हैं? बैकवर्ड बेंडिंग आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग आसना, साइड बेंडिंग आसना, ट्विस्टिंग आसना और टॉपसी टर्वी आसना। तो सबसे पहले हम बैक बेंड पोजेस की बात करते हैं। तो इसमें जो हमारी स्पाइन है वो पीछे की तरफ मुड़ती है, तो इसे हम बैकवर्ड बेंडिंग कहते हैं। तो तो जब हमारी स्पाइन पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव लेगी तो उसी के अंतर्गत हमने इन आसनों को रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग की। जब हमारी जो स्पाइन है वो आगे की तरफ यानी कि फॉरवर्ड बेंड होगी, तो वो जितने भी आसन होंगे वो फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन कहलाए जाएंगे। जैसे कि पादहस्तासन है, हमारा जानुशीर आसन है, दंडायमान आसन है, हमारा जो भी पश्चिमोत्तान आसन है। तो ये जितने भी आसन हैं हमारे फॉरवर्ड बेंडिंग के कहलाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं साइड बेंडिंग की। जब हमारा जो स्पाइन है वो लेटरल मूव लेती है, लेटरल बेंडिंग करती है, तो उसको हमने साइड बेंडिंग योगा पोजेस के अंतर्गत रखा है। इसके अंदर आते हैं विपरीत वीरभद्रासन हो गया, परिवर्ता पार्श्व कोण हो गया, कोण आसन, त्रिकोण आसन। तो ये जितने भी आसन हैं ये लेटरल बेंडिंग के अंदर हमारे आते हैं। अब हम बात करते हैं ट्विस्टिंग पोस्चर की। जब हम अपने ट्रंक को या टोर्सो को ट्विस्ट करके हमारी जो स्पाइन है उसको ट्विस्ट करके जो भी आसन करते हैं उसको हमने ट्विस्टिंग योगा पोजेस के अंदर रखा है। इसके अंदर हम सबसे पहले देख सकते हैं कि नमस्कार पार्श्व कोण आसन है। हमारे जो अलग अलग आसन जितने भी हमने ट्विस्टिंग के यहाँ पर रखे हैं, अर्धमत्स्येंद्र आसन है, वक्र आसन है। तो ये जितने भी हमारे आसन हैं ये ट्विस्टिंग योगा पोजेस के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं टॉपसी टर्वी आसन की। टॉपसी टर्वी क्या है? टॉपसी टर्वी का मतलब होता है जो आसन हमारी ग्रेविटी के अगेंस्ट होते हैं, यानी कि जिसमें हमारा सर है वो नीचे की तरफ, यानी कि ब्लड का फ्लो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है। तो वैसे तो हमारा जो बेसिकली जो ब्लड का फ़्लो है वो हमारे चेस्ट से नीचे की ओर जाता है, लेकिन टॉपसी टर्वी जो कि अगेंस्ट ग्रेविटी जितने भी आसन हैं उनमें हमारा जो ब्लड का फ़्लो है वो ब्रेन की तरफ आता है। तो इसमें शीर्षासन, बकासन, सर्वांग, मयूरासन, वृश्चिक आसन, तो ये सब आसन इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक हमने बात की आसनों को किस किस तरीके से क्लासिफाई किया है। यहाँ हमने 3 तरीके से आसनों का क्लासिफिकेशन किया है। सबसे पहले हमने एनाटॉमी को फिजियोलॉजिकल
बेस पर आसनों का क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू बॉडी पोस्चर हमने आसनों को क्लासीफाई किया था। लास्ट में हमने अकॉर्डिंग टू बॉडी मूवमेंट हमने आसनों को क्लासीफाई किया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी आसन है और जो एक्सरसाइज है उनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो आसन है वो एक फ़िज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल अप्रोच है। ये हमारी पूरी बॉडी का ये हमारी एक पूरी बॉडी का प्रोसेस है जिसमें हम फिज़िकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, साथ ही साथ हम एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम फिज़िकल एक्सरसाइज की बात करें तो वो केवल फिज़िकल हेल्थ तक ही कन्फाइंड रहती है। लेकिन जो आसन है वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ और साथ के साथ हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। जो भी आसन हैं वो नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं और नॉन वायलेंट होते हैं। वहीं पर अगर हम एक्सरसाइज की बात करें वो कॉम्पिटिटिव होती है, उनमें एक प्रतियोगिता का एक भाव आ सकता है। लेकिन आसन जो है वो हमारे एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस होती है। उसको हम अपना उसका जो एम है जो फर्दर हमें जो फर्दर योगिक एक्टिविटीज़ है उनको करने के लिए हम आसनों को करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज जो है उनका ऐसा कोई एम नहीं होता है, उनका केवल फिज़िकल हेल्थ तक ही एक एम रहता है। जो नेक्स्ट एक डिफरेंस है हमारी आसन और एक्सरसाइज के बीच में वो ये है कि जो आसन है वो एक कंप्लीट बॉडी का वर्कआउट है। लेकिन वहीं पर एक्सरसाइज क्या है वो केवल और केवल हमारी मसल्स पर ही काम करता है और जो बाकी की चीज़ें या फिर स्केलेटन सिस्टम पर ही काम करता है। लेकिन जो बाकी की एक्टिविटी है हमारी बॉडी को उनको ये अवॉइड करता है। और एक जो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर डिफरेंस है वो क्या है कि जो आसनों की प्रैक्टिस है वो काफ़ी स्लो और कॉन्शियस तरीके से की जाती है और एक फ़्लो के साथ उस जो आसन है उनको किया जाता है और साथ ही साथ एक ब्रीथ अवेयरनेस इसके अंदर हम फॉलो करते हैं। वहीं पर जो एक्सरसाइज है उसमें हम फास्ट मूवमेंट लेते हैं और जर्की मूवमेंट होती है। तो लेकिन आसनों में कहीं भी कोई भी जर्क नहीं दिया जाता, काफ़ी स्लो हमारी मूवमेंट होती है और कोई किसी भी तरीके की रिपीटेशन जो है वो आसन के अंदर नहीं होती है। वहीं पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं वहाँ हमारी फास्ट और जर्की मूवमेंट जो कि रिपीट होती रहती है, लेकिन आसनों में कुछ भी रिपीटेशन नहीं होता है। एक और जो आसन और एक्सरसाइज के बीच में डिफरेंस है वो ये है कि एक्सरसाइज करते टाइम हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब एक्सरसाइज एक हैवी वर्कआउट की तरह होता है जिसके अंदर क्या होता है हमारी शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन डेप्थ की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण हमारी जो बॉडी है उसको ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है। तो वो बाहर से ऑक्सीजन ना ले पाने के कारण वो अपनी ही किसी जो बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स है उनसे वो ऑक्सीजन डेप्ट लेती है, यानी कि ऑक्सीजन का एक ऋण लेती है। लेकिन वहीं पर अगर हम आसन की बात करें वहाँ पर जो आसन की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर एनर्जी की खपत ना होने की बजाय जो एनर्जी है वो बचती है और एक्यूमुलेट होती है। तो यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस रहा ये यही है कि जो एक्सरसाइज करते हुए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। लेकिन वहीं पर अगर हम आसन की बात करें वहाँ पर हम काफ़ी स्लो और स्टेडी मूवमेंट के कारण हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी भी तरह का स्ट्रेन या स्ट्रेस हम अपनी बॉडी के ऊपर नहीं डालते हैं। काफ़ी एफर्टलेसली और बिना किसी फोर्स के ही आसनों को किया जाता है। लेकिन एक्सरसाइज को फोर्सफुली और झटके से किया जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की जो खपत है वो जल्दी जल्दी होती रहती है। लेकिन आसन करते हुए ऑक्सीजन की जो खपत है वो बहुत ही धीरे धीरे होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, उसमें क्या होता है
जो हमारी एक्सरसाइज है वो केवल हमारी मसल्स को इम्प्रूव करती है, हमारी जो मस्कुलर बॉडी है इसको इम्प्रूव करती है। और वहीं पर अगर हम आसन की बात करें, जैसा कि हम नीचे की पिक्चर में देख सकते हैं, जो जो चीज़ें हम लास्ट पिक्चर में देख रहे हैं वहाँ पर आसन का इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसको हम देख पा रहे हैं, जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं उनको हम देख पा रहे हैं, साथ ही साथ हमारी मसल्स हैं उनको भी देख पा रहे हैं। तो इन सभी के ऊपर जो आसन है उनका इफ़ेक्ट पड़ता है। जो हमारे विसरल ऑर्गन्स है उनके ऊपर आसनों का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। वहीं पर एक्सरसाइज जो है वहाँ पर विसरल ऑर्गन्स है उनके ऊपर जो आसन एक्सरसाइज है उनके ऊपर उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, अगर पड़ता है तो काफ़ी मिनिमल इफ़ेक्ट होता है। वहीं पर आसन जो है वो हमारी फिजियो और साइकोलॉजिकल दोनों हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो यही जो बेसिक डिफरेंस था हमने आसन और एक्सरसाइज के बीच में उसकी हमने बात की। थैंक यू।